चलिए, कुछ हमारे बहुत सारे छात्र इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको ये क्लास लाइव मिल जा रही है ना। आज से लाइव बंद। ठीक। हाँ, बहुत सारे लोग घर पे बैठे सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, सर लेट है तो हम भी लेट है, मोबाइल खोले बैठे होंगे, सर अभी लाइव आएंगे। अब लाइव बंद। नहीं, आज जब नहीं मिलेगा कल यहाँ बैठे मिलेंगे। ठीक, चलिए, आज से लाइव क्लास बंद हो गई। हाँ, सही है ना। आधी संख्या सोचती है घर से बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। चलो, नोट्स आप लोगों को मिल गया होगा शायद, उम्मीद है। आ, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक। प्रारंभिक परीक्षा में भी ये सिलेबस सेम है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी क्लास है आपके पास, और जो पढ़ेंगे उसकी क्लास भी रहेगी, लेकिन आप यहाँ पढ़ेंगे वो क्लास नहीं मिलेगी। ठीक, जितनी लाइव जानी थी उतनी लाइव जा चुकी है। आज हम लोगों को संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों पे बात करनी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जब हम लोग पॉलिटी एज ए प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तब पर भी यही सिलेबस पढ़ना है जो हम लोग पढ़ रहे थे, और मेंस में भी यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, ये वाला फैन बंद करवा लो, हमसे ज्यादा बात कर रहा है ये। ठीक है, चलिए। तो संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या होता है। संवैधानिक निकाय की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। संवैधानिक निकाय कहते किसको है। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन। संवैधानिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर पूछे कि संवैधानिक किसे कहते हैं तो इसके लिए हम लोगों को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस देखना होगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में लिखी गई प्रत्येक बात संवैधानिक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को बाद में बड़ा पछताना भी पड़ा था इस वाली बात को कह के, क्योंकि इस वाली बात के कहते ही सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फंसी थी कि उसे खुद अपने ही पिछले 2 फैसलों को बदलना पड़ा था। अब पिछले 2 फैसले कौन से थे। एक शंकरी प्रसाद और एक सज्जन सिंह, है ना। शंकरी प्रसाद में शंकरी प्रसाद क्या करने गए थे सुप्रीम कोर्ट, ये पूछने गए थे कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, है ना। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स कर सकती है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, सामान्य रूप से नहीं कर सकती लेकिन संवैधानिक तरीके से कर सकती है ना। ये तो कहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कर सकती है, सामान्य रूप से नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई सज्जन सिंह को, तो दोबारा सज्जन सिंह भी चले गए कि भाई साहब वो वाली बात थोड़ी कम समझ में आई थी कि मौलिक अधिकारों में संसद चेंज कर सकती है या नहीं। अच्छा, ये वाली बात आ क्यों रही थी कि मौलिक अधिकारों में संसद चेंज कर सकती है क्यों कि नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 13 है ना। आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। ना पहले वाला कोई कानून उसको दबा सकता है और ना ही बाद में कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम कर सके, उसका लघुकरण कर सके। तो इस वाली बात के चक्कर में चले गए थे कौन, शंकरी प्रसाद। तो शंकरी प्रसाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, सामान्य रूप से नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से कर सकते हैं। तो बात खत्म हो गई। फिर सज्जन सिंह गए तो सज्जन सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि मतलब तुम शंकरी प्रसाद वाला फैसला देख लो, तुम्हारे लिए भी मैं यही कहूंगा जो शंकरी प्रसाद को कहा। तो शंकरी प्रसाद को क्या कहा था कि कर सकते हो लेकिन संवैधानिक तरीके से। सज्जन सिंह में भी उसी फैसले को दोहराया। फिर उसके बाद गोलकनाथ आते हैं। गोलकनाथ जाके ये नहीं पूछते संशोधन कर सकता है कि नहीं, गोलकनाथ जाके पूछते हैं साहब बताओ संवैधानिक किसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में जो लिखा है संवैधानिक है। तो गोलकनाथ ने कहा कि वो जो सामान्य प्रक्रिया है वो कहाँ लिखी है तुम्हारी डायरी में। हाँ, सामान्य प्रक्रिया भी तो वही लिखी है ना, कहाँ, संविधान में। और जब सामान्य प्रक्रिया भी संविधान में लिखा है तो वो भी क्या होगी, संवैधानिक। और आपने पिछले 2 फैसले में क्या कहा था कि संवैधानिक रूप से संशोधन हो सकता है, सामान्य रूप से नहीं। अब तो सामान्य रूप भी क्या बन गया, संवैधानिक। इसका मतलब संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार में चेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, नहीं आता, हम लोग देखते हैं, सब्र करो। नहीं, बड़ा फेमस है ना, जब भी कुछ देखो तो आता कहता रुको।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब रुको, अब तुमने फंसा दिया, अब हमें कुछ बदलना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आता है और फैसला देता है कि संसद मौलिक अधिकारों में चेंज नहीं कर सकती। सोचो, अब तक का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमारे यहाँ बनाया गया था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उसमें कम से कम व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच एक सेपरेशन था, कभी कोई झगड़े की नौबत नहीं आए, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन पहली बार न्यायपालिका ने पंगा ले लिया, किससे? पार्लियामेंट से। देखो, जो झगड़ा हमारे यहाँ पार्लियामेंट और जुडिशरी का है, उस झगड़े की शुरुआत जुडिशरी ने करी नहीं, झगड़े की शुरुआत किसने करी? जुडिशरी ने। और बाद में जब व्यवस्थापिका ने कुछ बड़े बड़े संशोधन करके बदलना शुरू कर दिया, तब जुडिशरी ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये गलत बात है, व्यवस्थापिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई, संसद ने विधायिका को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। अनुच्छेद 368 क्या करता है? संशोधन। 368 में साफ साफ लिखा है कि संसद पूरे संविधान में जहां भी जैसा चाहे वैसा परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। साफ साफ कहा जा रहा ना। अब उस पर संसद इतनी जागरूक और इतनी बुद्धिमान है कि वो उन चीजों को नहीं छेड़ेगी जिन चीजों को उसे लगता है कि बहुत संवेदनशील है। लेकिन हमारी न्यायपालिका ने अपने को ओवर सेंसिटिव और ज्यादा बुद्धिमान मानते हुए पहले ही पंगा शुरू किया। जब शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं चेंज हो सकता है, तो क्या आपने मन से कहा होगा, एहसान किया होगा? नहीं ना भाई, संविधान पढ़ के ही तो कहा होगा कि कर सकते हो संवैधानिक तरीके से। और संवैधानिक तरीके से संशोधन करने का मतलब क्या था? अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर संशोधन करना। तो गोलकनाथ में आपने मना कैसे कर दिया? मतलब गोलकनाथ में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यही बात निकल के आई कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकता, ना संवैधानिक तरीके से ना सामान्य तरीके से। तो ये वाली बात संसद को थोड़ी पसंद नहीं आई, है ना। और जब ये वाली बात संसद को पसंद नहीं आई तो संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन किया और मौलिक अधिकार में संशोधन करके आर्टिकल 13 का 4 जोड़ दिया, 13 का 4 जोड़ दिया। और 13 के 4 में साफ साफ लिख दिया कि अगर संसद अनुच्छेद 368 का सहारा लेकर मौलिक अधिकारों में कोई चीज बदलती है तो उसे अनुच्छेद 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3 रोक नहीं पाएगा। मतलब संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अपना अधिकार वापस छीन लिया। मतलब गोलकनाथ में जो फैसला दिया था न्यायपालिका ने, उसको क्या कर दिया? बदल दिया। ये 24वां संविधान संशोधन था। इसी संविधान संशोधन में लग रहा था कि मान लो अगर हम ऐसा मनमानी करें और जनता का थोड़ा दबाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि राष्ट्रपति साइन न करे। तो 24वें संविधान संशोधन में यह भी लिख दिया लगे हाथ कि संसद, राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन वाले विधेयक पर साइन करने के लिए बाध्य है। पढ़ते हैं ना हम लोग आजकल, जब हम विधेयक पढ़ते हैं तो उसमें 4 टाइप के विधेयक पढ़ते हैं: सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अनुमति देने के लिए बाध्य है ना। पहले नहीं बाध्य था, मतलब 24वें संविधान संशोधन 1967 से पहले बाध्य नहीं था। कब से बाध्य हुआ है यह प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर या संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ऐसा कब हुआ? आपको दिया अमेंडमेंट्स दिया जा सकता है, ईयर दिया जा सकता है, या फिर कोई वाद या केस का रिएक्शन दिया जा सकता है। तो आपको बताना है, अगर किसी वाद या केस का रिएक्शन पूछा तो गोलकनाथ, अमेंडमेंट्स पूछा तो 24, ईयर पूछा तो 1967 1967 में ऐसा किया गया। ठीक,
तो ये व्यवस्था थी। तो संवैधानिक शब्द की व्याख्या करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने कब किया? 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस। ठीक है, तो इतनी देर तक जो हमने बोला बस एक ही बात के लिए बोला कि संवैधानिक की व्याख्या कब की गई। ठीक, अब भले ही उससे सुप्रीम कोर्ट को कुछ समस्या हुई और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले उलटने पड़े, लेकिन आज भी संवैधानिक शब्द का अर्थ क्या है? वही, संविधान में लिखी गई प्रत्येक बात संवैधानिक है। ठीक, संवैधानिक निकाय क्या होगा? ऐसी बॉडी, निकाय का मतलब क्या होता है? बॉडी ना, अंग, ऐसा अंग, ऑर्गेनाइजेशन, आयोग जिसका उल्लेख संविधान में है वो क्या होगा? संवैधानिक होगा। ठीक, तो संवैधानिक निकाय जब भी हम लिखेंगे तो इसकी शुरुआत, पूछा कुछ भी जाए, इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? संवैधानिक निकाय का आशय ऐसी व्यवस्थाओं से है जिनका उल्लेख संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद या किसी न किसी अनुसूची में है। इसको हम संवैधानिक कहते हैं। इसका मतलब अब साफ हो गया कि हम लोग जितने भी आयोग पढ़ेंगे अभी, निकाय बॉडी, उनके साथ एक चीज जरूर लिखेंगे कि वो है कहाँ, है ना? जैसे मान लो अभी अपने पास सबसे पहले संवैधानिक आयोग में आपके इसमें पढ़ने के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिया है ना? तो जैसे ही हम लोग नोट्स में देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, तो सबसे पहले हमारा दिमाग कहाँ जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में, है ना? क्योंकि बात तो संवैधानिक की है। अगर संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक है तो ये कौन से अनुच्छेद में? तो 315 से इसकी शुरुआत होती है, भाग 14। आजकल यूपीएससी बहुत बदमाश है, वो शुरू से लोगों का जो, बच्चों का जो तरीका है उसको देखता आया है, रेगुलेट करता आया है। उसको ये बात पता है कि कहाँ तक आपको भाग याद है और कहाँ तक आपको अनुच्छेद याद है। उसको पता है कि लोक सेवा आयोग का भाग नहीं इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखते हो, अनुच्छेद रखते हो। निर्वाचन आयोग का भाग नहीं याद रखते, अनुच्छेद याद रखते हो। नहीं, कितना? 324। कौन सा भाग है? भाग पूछ रहे, भाग नहीं याद रखते हो, वो आयोग को भी पता। किसी को पता है कौन सा भाग है? इतना बुद्धि क्यों लगा रहे हो? 315 है, भाग 14 तो वो 15 होगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि अगर किसी ने पूछ दिया है तब बुद्धि नहीं लगा पाते, और ये दिखावा करते हैं कि हम बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, हम बहुत सोच रहे हैं, और असल में दिमाग में बिल्कुल काला हुआ रहता है। पता, आदमी बहुत बदमाश है, उसका मतलब बिहेवियर अलग ही ढंग का रहता है। नहीं, कोई पूछ दे तो आप ऐसे लगते हो कि सामने वाले को लगे कि अभी आप बता दोगे, और दिमाग में जानते हो क्या है? आंख के सामने भी काला छाया हुआ है, बुद्धि लगी नहीं रही, लेकिन हम ऐसा दिखाते हैं कि नहीं हम सोच रहे हैं, हम बहुत चिंतनशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, सोच ही लाएंगे, तो बाद में एक ही बात कहेंगे कि नहीं हो रहा। नहीं, तो इंटरव्यू में लोग क्या कहते हैं? ये सोचने वाला दिखावा मत करो। हमने पूछा कि क्या आपको ये चीज पता है, तो आप सोचते हो कि पढ़ा था, या मत बता दो सर सॉरी नहीं पता। कम से कम ईमानदारी तो झलक रही है, वो 2 मिनट वाली उनको मूर्ख बनाने का 2 मिनट वाला तो नाटक नहीं कर रहे हो। ईमानदारी, ईमानदारी बहुत जरूरी है ना। चलो, तो संवैधानिक आयोग के जो भाग हैं उस पे भी आप क्या करेंगे? याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगला जो पेपर आप देने जा रहे हैं आप मुझे पन्ने पे लिखवा दो, अगर मेरी वीडियो आयोग ने नहीं देखी तो। अगर आयोग ने देख लिया तो वो तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, भाग पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप भाग याद कर लो कि एक संवैधानिक आयोगों से एक भाग जरूर पूछा जाएगा, पक्का भाग पूछा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। आज हम लोग संवैधानिक निकायों को पढ़ने वाले हैं, और अपने पास ठीक ठाक संवैधानिक निकाय हैं, और उसके बाद फिर गैर संवैधानिक निकाय की बात करेंगे हम लोग। गैर संवैधानिक निकाय कौन होते हैं? जिनकी व्यवस्था संविधान से बाहर हो, वो किसी न किसी कानून के द्वारा गठित किए गए हों या किसी कार्यपालिकी आदेश के द्वारा गठित किए गए हों। लेकिन ठीक, ये तो क्या गैर संवैधानिक निकाय संवैधानिक विरुद्ध निकाय हो सकते हैं?
नहीं, दोनों दो बातें हो गई। गैर संवैधानिक का मतलब है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन वो संविधान के अनुकूल जरूर है ना? वो संविधान के अनुकूल है, भले ही वो उसका उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उन्हीं व्यवस्थाओं को प्रश्रय दिया जाएगा या वही व्यवस्थाएं अस्तित्व में रहेंगी, एग्जिस्ट कर पाएंगी, जो किसके अनुकूल हो? संविधान के। और जो संविधान के प्रतिकूल है वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगी। ठीक, तो देखिए हम लोगों को आपको नोट्स भी मिला रहता है, और नोट्स इसीलिए दिया जाता है कि एक बार हल्की रीडिंग आप हमारे साथ भी लगा लें, आपको आइडिया हो जाए, और पढ़ाएंगे हम बिना नोट से, है ना? हाँ, देखिए थोड़ी बातें जो संवैधानिक रूप में आपको देखनी है, सारी बातें क्लास में पढ़ाया जाना संभव नहीं रहता है, कुछ मूल बातें पढ़ा दी जाती हैं, कुछ छोटी बातें कही जाती है, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन कहाँ से पढ़ लेंगे, वो आपके पास होना भी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए लिखा हुआ है, ऐसा निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे वित्त आयोग का अनुच्छेद है 280, अंतरराज्यीय परिषद का अनुच्छेद है 263, है ना? अब सोचो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में अगर जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि कितनी बदमाशी थी, संविधान में लिखते हुए भी वो था नहीं, है ना? संविधान में लिखा गया था आर्टिकल 263 में कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन होगा, और अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया, है ना? तो पता लगा गठन आके हो रहा है या सरकारी आयोग के कहने पे। 30 साल 40 साल बाद, बताओ, 30 साल से अनुच्छेद बस लिखा हुआ था। तो जहां एक तरफ संवैधानिक आयोग का नाम सुनते ही एक मजबूत आयोग के रूप में हमें उसकी छाप आती है, तो वहीं 263 को देखने के बाद लगता है कि बस है और इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। यही कारण था कि आयोग था योजना आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं था, जो गैर संवैधानिक निकाय थी, और गैर संवैधानिक निकाय होते हुए भी संवैधानिक निकायों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और आज योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग, है ना? योजना आयोग बदल के क्या हो गया? नीति आयोग। और आज जब नीति आयोग कोई आपसे कहता है तो आपकी छाप नीति आयोग की आपके दिमाग में एक मजबूत संगठन के रूप में पड़ती है, कमजोर? मजबूत ना, क्योंकि जितने करंट अफेयर्स पढ़ो उसमें हर तीसरा निर्णय किसका दिखाई देता है? नीति आयोग का। नीति आयोग, नीति आयोग, है ना? तो बात तो करेंगे ना नीति आयोग पे, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम हमारा है उस फेडरल सिस्टम में बड़ा मजबूती से नीति आयोग उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कैसे, वो पढ़ेंगे। थोड़ी सी बातें हैं। अंतरराज्यीय परिषद किसी संघीय ढांचे के तहत द्वैध राज व्यवस्था, उसके केंद्रीय स्तर नीतियों का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 263 की बात ये करने लगे हैं। ठीक, हमें यहाँ पे ये जो भूमिका है इसको नहीं पढ़नी है, सीधे हमें जो है पहुंचना है संघ लोक सेवा आयोग पे। ठीक है, हाँ, ये सब भूमिका आपके लिए है, नोट्स है, तो नोट्स जैसा ही होगा, है ना? नोट्स कैसा होता है? नोट्स जैसा होता है। हमें सीधे सीधे अपने उस व्यवस्था को पढ़ना है जिसे हम पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं। संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है उसके पीछे क्या कारण है ना? संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? या संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों? ठीक, संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता क्यों? कोई बताएगा हमें कि आवश्यकता क्यों है? क्यों पड़ी होगी आवश्यकता संघ लोक सेवा आयोग की? कोई 2-3 कारण संघ लोक सेवा की आयोग की आवश्यकता। सबसे पहला कारण तो मैं ही बता दूंगा आपको कि हमारा देश बहुत विशाल है, और इस विशाल देश के प्रशासनिक संचालन के लिए हमें बड़ी संख्या में अधिकारियों की, प्रशासकों की आवश्यकता होगी। इसलिए उन प्रशासकों की भर्ती करनी होगी, और उन प्रशासकों की भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए हमें एक ऐसे आयोग की आवश्यकता थी जो निष्पक्ष रूप से ऐसा कर सके। ठीक, एक तो कारण हो गया भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए। दूसरा कोई कारण बताएंगे आप? भर्ती प्रक्रिया तो होगी, भर्ती प्रक्रिया तो अखिलेश यादव के टाइम में भी होती थी, मुलायम सिंह यादव में भी होती थी, अभी भी होती, अभी भी 2-3
पेपरों के पर्चे इधर उधर उड़ते हुए बाहर अंदर लोगों के व्हाट्सएप पे घूमते हुए मिल गए? नहीं। तो ये भर्तियां ऐसे ही होंगी, तो फिर इस तरीके का संवैधानिक निकाय की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें जो भर्ती प्रक्रिया संचालित करनी है वो कैसी करनी है? निष्पक्ष। तो निष्पक्ष ढंग से जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसी हो पाए? निष्पक्ष ढंग से हो पाए, उसके लिए भी हमें एक आयोग की जरूरत थी। और ऐसा आयोग जो स्थिर रूप से संविधान द्वारा बनाया गया हो, वो ज्यादा निष्पक्ष भर्ती कर पाएगा जो गैर संवैधानिक हो, जो संवैधानिक हो। इसीलिए तीसरी जो बात आती है कि हमें एक ऐसे आयोग की जरूरत थी जो निष्पक्ष भर्ती कर सके। तो निष्पक्ष भर्ती तभी हो पाएगी जब वो आयोग संवैधानिक हो और स्वायत्त हो। स्वायत्त हो। तो हमें एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग की आवश्यकता थी। किस काम के लिए? निष्पक्ष रूप से भर्ती प्रक्रिया को चलाने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता थी हमें। इसलिए और एक बड़ी बात है, ये जो निष्पक्षता है, ये निष्पक्षता इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो रही है? क्योंकि भारत में जिस भर्ती प्रक्रिया को ये संचालित करता है, उस भर्ती प्रक्रिया के रूप में या उस भर्ती प्रक्रिया के लिए लोगों का जो माइंडसेट है वो बड़ा कमाल का है ना? लोगों का माइंडसेट बड़ा कमाल का है। जैसे उदाहरण के लिए अगर उत्तर भारत की बात कर लें, अब तो दक्षिण भारत भी, क्योंकि दक्षिण भारत की 4-5 मूवियों में से एक मूवी आईपीएस पे होती, बड़ा क्रेज है आईपीएस बनने का उधर भी। और अपनी तरफ तो पूछो ही नहीं। इस नौकरी को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। नहीं, किसका प्रतीक माना जाता है? सम्मान का, प्रतिष्ठा का। और हमारे यहाँ कहा जाता है प्रतिष्ठा सम्मान के लिए व्यक्ति कुछ भी करेगा। नहीं, कुछ भी करेगा ना। प्राइवेट नौकरी में 3 लाख सैलरी मिल रही है, आईएएस बनने के बाद 1 लाख सैलरी मिलेगी, लेकिन वो 3 लाख छोड़ के कहां लग जाता है? 1 लाख में। गांव हो, शहर हो, सब जगह से यूपीएससी करने के लिए क्रेज देखा है। और फिर यूपीएससी का रिजल्ट आता है तब देखते हैं देश में क्रेज। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि इस नौकरी के प्रति लोगों का इतना ज्यादा आकर्षण है, क्योंकि इस नौकरी को लोग, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मान के चलते हैं, है ना? और जो गार्जियन है वो अपने सम्मान प्रतिष्ठा का आधार मान के चलते हैं। एस्पिरेंट भी कुछ ऐसे ही मान के चलते हैं। भले इंटरव्यू में नहीं कहते कि रुतबे के लिए आए हैं, भले इंटरव्यू में ये नहीं कहते कि नाम हो जाएगा मोहल्ले में, क्योंकि मोहल्ले तक आप रह नहीं जाते तो थोड़ा अच्छा बोलने लगते हो, लेकिन बात यही है कि पड़ोसी को दिखाने के लिए आए थे जो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। नहीं, तो उद्देश्य तो पड़ोसी पे भौकाल टाइट करना था, लेकिन ठीक है काम बड़ा कर गए ना, क्योंकि काम को बड़ा दिखाया जाता है। तो ये ऐसी एक व्यवस्था है जिसको जहां प्रतिष्ठा सम्मान से जोड़ के देखा जाता है, तो वहां व्यक्ति उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी करेगा मतलब जितना बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है वो करके इस नौकरी तक जाने का प्रयास करेगा। और जहां इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो, मतलब जहां मंत्री संतरी भी शामिल हो सकते हैं। हर मंत्री अपने लड़के को क्या बनाना चाहता है? इंजीनियर, डॉक्टर? नहीं, पता नहीं हर मंत्री को अपना लड़का आईएएस बनाना है। अब मान लो लड़का नहीं है, लड़की है, तो दामाद ढूंढ लाएगा कौन सा, है ना? पहले तो लड़की को ही सोचेगा कि बन जाए आईएएस। अब मान लो लड़की आईएएस नहीं बनी तो दामाद जरूर ढूंढ के लाएगा क्या? आईएएस। आईएएस ही चाहिए उसको। सोचो, मंत्री को भी किसी भी रूप में एक आईएएस जरूर चाहिए परिवार में। उसके लिए वो क्या, कौन से हद तक जा सकता है? किसी भी हद तक। और ऐसे में आपकी वो संस्था जो इस भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर रही है, अगर वो कमजोर हुई, उसकी स्वायत्तता कमजोर हुई, तब उसके लोग जो काम करने वाले हैं वो थोड़े कमजोर हुए, तब उनकी स्थिरता नहीं रह गई, तब
उनको लालच देके तोड़ा जा सका तब, उनको अपने पद की सिक्योरिटी नहीं दी गई तो फिर वही होगा जो हम नहीं चाहते। इसीलिए एक संवैधानिक स्वायत्त मजबूत आयोग की आवश्यकता थी जो इतने प्रेस्टिजियस नौकरी के लिए, जॉब के लिए भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करने में सक्षम हो। और वो है कौन आज? यूपीएससी। और कोई है बोर्ड ऐसा? कोई बोर्ड, कोई निकाय, कोई आयोग जिसपे निष्पक्ष रूप से संचालित करने का, परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से संचालित करने की हम विश्वसनीयता दिखा सके? नहीं। आज भी केवल एक ही आयोग है जिसकी भर्ती प्रक्रिया पे हम कभी संशय नहीं उठाते, और वो कौन है? यूपीएससी। यूपीएससी जो भी एग्जाम करा रही हो, वो चाहे आपका लोक सेवा आयोग का ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए करा रही है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करा रही है, आईआरएस, आईईएस, आईआरएस भी 2 बार है, आईएसएस, या फिर आप सीडीएस का एग्जाम देख लो, या फिर आप एनडीए का एग्जाम देख लो। इन एग्जामों के पर्चे कभी लहराते मिलते हैं? कभी कहते हैं इसका पर्चा आउट हो गया? नहीं ना। वही यूपीपीसीएस का सेंटर पर जाने के बाद पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया है, आज पेपर नहीं देना होगा। या जीएस का पेपर देने के बाद सीसेट का पेपर नहीं देने को मिलता है। 2-2, 3-3 बार बच्चे जो है सेंटर जाके लौट के आए हैं यूपीपीसीएस के पेपर में। सीबीआई जांच कर रही है यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, है ना। ऐसे हरियाणा का इतना दिन भंग रहा, सारे आयोग। केवल यूपीएससी को छोड़ दो तो उसके बाद और कहीं भी आपको इस तरीके की निष्पक्षता नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपने महत्व को समझा, और यूपीएससी साल भर एक ही काम करती, क्या? परीक्षा कराना, परीक्षा कराना और परीक्षा कराना, बस। तो इसकी आवश्यकता थी। जिस रूप में संविधान निर्माताओं ने इमेजिन किया था संघ लोक सेवा आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग ने अपने को उसी रूप में स्थापित करके भी दिखाया है। अर्थात हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं के हिसाब से उस अनुच्छेदों को देखने का प्रयास करें जो सबसे ज्यादा रिलेवेंसी के साथ काम कर पा रहे हैं। तो उसमें से एक अनुच्छेद का नाम होगा 315, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित व्यवस्था। एक तो ये बात हो गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवाओं की भी बात संविधान में की गई है, ठीक है। इसका मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक? हाँ, संवैधानिक है। राज्य लोक सेवा आयोग भी क्या है? संवैधानिक है। इसके अलावा एक और बात की गई थी, संयुक्त लोक सेवा आयोग की नाम सुना है? संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 2 या 2 से अधिक राज्य अगर चाहते हैं कि उनके लिए कोई एक ही कमीशन हो जो उनके लिए भर्ती का इंतजाम करे, तो उसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। लेकिन जब प्रश्न आता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग है, पहला संवैधानिक, दूसरा गैर संवैधानिक, तीसरा संविधान विरुद्ध, और चौथा सांविधिक, तो इसमें से कौन सा उत्तर लगाते हैं? सांविधिक। सांविधिक को अंग्रेजी में स्टैच्यूटरी बोलते हैं, है ना। संविधान में लिखा गया है जब 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात की अपेक्षा करें कि उनके लिए कोई एक आयोग बनाया जाए, उनके लिए कोई एक आयोग बनाया जाए, तो उन राज्यों के राज्यपालों की सिफारिश पर संसद उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी। ठीक। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसने किया? संसद ने। तो पूरी व्यवस्था संसदीय कानूनों के अनुसार होगा, और जब किसी को किसी संसदीय कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सांविधिक। उसे क्या कहा जाता है? स्टैच्यूटरी। तो जहां संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का संगठन संरचना संविधान के द्वारा निर्धारित है,
वहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग जो बनेगा वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा। तो कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हम संयुक्त लोक सेवा आयोग को भी संवैधानिक लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात तो संविधान में ही लिखी थी ना कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो हमको लगा कि ये बात संविधान में लिख किस लिए संवैधानिक है, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करता कौन है? संसद। और संसद जिसका गठन करेगी वो क्या होगा? सांविधिक होगा, स्टचरी होगा। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। इनका उल्लेख संविधान में है और इनका गठन भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। जबकि संघ लोक सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद के द्वारा हुआ है। इसलिए संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होगी? स्टचरी होगी, सांविधिक होगी, सांविधिक होगी। ठीक है, सांविधिक होगी। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जब भी बात पूछी जाएगी तो क्यों का जो उत्तर था कि क्यों संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकता है, तो आप बता सकते हैं निष्पक्ष भर्ती के लिए, संचालित भर्ती करने के लिए, स्वायत्त बनाए रखने के लिए और किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो सके किसी व्यवस्था का, इसलिए संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग का जो है वो गठन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होता होगा और कुछ सदस्य होते होंगे। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होता होगा और कुछ सदस्य होते होंगे। ठीक है, नियुक्ति कौन देता होगा इनको? राष्ट्रपति देता होगा। यहां तक तो बात क्लियर है, आप सभी को पता है। इनकी योग्यता, हाँ, योग्यता कहाँ है? लिखा संविधान में नहीं। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष बनने की योग्यता, योग्यता के सामने लिख दो संविधान में योग्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, है ना। जब ये वाला टॉपिक आप देखेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि संविधान में योग्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में योग्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मतलब साफ साफ जैसे हम लोग पढ़ते आए ना सबका कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो इनके साथ नहीं है। इनके साथ इस तरीके की चीजें है ही नहीं है। ठीक, ठीक। मतलब यहां पर है कि कौन कहां से आएगा, इन चीजों का उल्लेख नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि हम अधिकांश ऐसे लोगों को इसमें नियुक्ति देते हैं जो कम से कम केंद्रीय सेवाओं में या राज्य सेवाओं में 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव रखते हैं। ठीक, तो एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि ऐसे लोग केंद्रीय सेवाओं अथवा राज्य सेवाओं, ऐसे लोग जो केंद्रीय सेवाओं अथवा राज्य सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष, राज्य सेवाओं में कम से कम 10 वर्ष कार्य अनुभव रखते हो, कार्य अनुभव रखते हो, कार्य अनुभव रखते हो। ठीक, कार्य अनुभव रखते हो, कार्य अनुभव रखते हो।
अधिकांश लोग ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो योग्यता अब आपके समझ में आ गई कि ये आते कहाँ से होंगे। ये वही लोग होते होंगे जो पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी बनते होंगे, यही लोग आयोग में जाते हैं। 315 के एक में संघ लोक सेवा आयोग और 315 के 2 में राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान है। मतलब आप समझ चुके हो, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखा है। आप बस इतना समझ चुके हो कि राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों क्या है, दोनों एक संवैधानिक निकाय है। राज्य लोक सेवा आयोग पे कभी डाउट मत करना। ठीक, हाँ, आपने पढ़ लिया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कैसे करते हैं, तो इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग में आधे से कम सदस्य, कम से कम आधे से जो ज्यादा सदस्य हैं वो वही होंगे जो 10 वर्ष तक का अनुभव मिला है। बाकी अन्य सदस्य कहां से होंगे, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है ना। जो प्रशासन का अनुभव रखते हैं वो तो 10% होगा। चलिए, आप लोगों ने शायद इसमें गलती से आधे से जो राज्य लोक सेवा और केंद्रीय लोक सेवा क्या लिखा में कार्य अनुभव रखते हो ना। हाँ, तो असल में ये प्रशासन कार्य अनुभव है। राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग में प्रशासनिक कार्य अनुभव, कहीं वहां पे नोट कर लो आप, नहीं तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। प्रशासनिक कार्य अनुभव, कार्य अनुभव के बगल में आगे लिख लोगे प्रशासनिक कार्य अनुभव, प्रशासनिक कार्य अनुभव रखते हैं। ठीक है, बाकी लोग आप यहाँ पर कहाँ से लाए जाते हैं, तो प्रशासनिक कार्य अनुभव के अलावा जैसे डिफेंस के लोग हैं, है ना, तो इनमें डिफेंस के लोग भी क्या बना दिए जाते हैं, सदस्य बना लिए जाते हैं, तो वहां से भी लोगों को ले आया जाता है। ठीक, चले आगे हम लोग बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति किसने किया, राष्ट्रपति ने। इनको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति नहीं, नियुक्ति देने का अधिकार है, हटाने का नहीं। कोई कह दे कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति दी और ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो ये विथ प्लेजर वाली पोस्ट है नहीं, प्रसाद पर्यंत वाली पोस्ट नहीं है। जितनी पोस्टें विथ प्लेजर वाली होंगी, प्रसाद पर्यंत वाली होगी, उतने पदों पर जिसको नियुक्त करेगा उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन ये पद जो है प्रसाद पर्यंत नहीं है। नियुक्ति करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का है, लेकिन राष्ट्रपति की जब इच्छा हो राष्ट्रपति हटा दे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसके लिए प्रक्रिया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए क्या है, प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इम्पीचमेंट टाइप प्रोसेस, महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो अध्यक्ष को भी क्या, सदस्य को पे भी क्या लगाना पड़ेगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जो सरल है कठिन है, इम्पीचमेंट लाना कठिन है कि सरल है, एक कठिन काम है। इसीलिए हमारे यहाँ जल्दी जल्दी इम्पीचमेंट नहीं आते। अगर इम्पीचमेंट बड़ा आसान होता तो सरकार हर 2-3 दिन में किसी न किसी को हटा रही होती इम्पीचमेंट लाके। तो अब कार्यकाल लिख लो, बात समझ में आ जाएगी यहां पर। ठीक है, कार्यकाल लिख लो, टेन्योर 65 वर्ष की अवस्था, 65 वर्ष की अवस्था या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष। ठीक है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु होता है, यही ना। हाँ, जो पहले पूरी हो जाए। मान लो अभी 3 साल काम किया और 65 साल का हो गया, तो 3 साल बाद रिटायर। और मान लो 38 साल में बन गया था, 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो 6 साल बाद रिटायर। पुनर्नियुक्ति हो सकती है, हाँ हो सकती है, अध्यक्ष की नहीं हो सकती। हाँ,
जो लोक संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, अगर वो 6 वर्ष बाद रिटायर होता है तो वो उसके पास या तो वही ज्वाइनिंग का अधिकार होता है रिनियुक्ति की, या वो उसे राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। केवल क्या? अध्यक्ष। या फिर वो संघ लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। साफ साफ लिखा है कि यहां से सेवा निवृत्त व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब लोग ज्यादा अनुभवी होते हैं तो वो ज्यादा योग्य होते हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि जो ज्यादा अनुभवी हो जाएगा वो सारे कार्यों के लिए फिर अयोग्य हो जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बात से संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्हें एक उन्मुक्ति मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन अधिकारियों को कोई भी सरकार का व्यक्ति, वो चाहे मंत्री संतरी कोई भी हो, वो इन लोगों को लालच नहीं दे सकता, है ना। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं यहां जिस पद पे हूं, इस पद के बाद मुझे सेवानिवृत्ति ही मिलेगी, इसके अलावा और कोई पद नहीं मिलना। अब मान लो अमित शाह आ जाएं और कहें कि मेरी बात सुन लो और तुमको ये बना देंगे, कौन सा वाला लालच दोगे? कि अगर तुम्हारी बात हम मान लें तो तुम हमको कौन सा पद दोगे? कोई पद देने लायक हो? नहीं। अब ऐसे तो किसी को लालच दे दो, भाई तुम ये करो, तुमको सेक्रेटरी बना देंगे, तुमको ज्वाइंट कमिश्नर बना देंगे, हमको क्या बना दोगे? राज्यसभा सदस्य का पद कितना बड़ा है भाई? बड़ा है इससे। हाँ, वो अलग बात है कि पता नहीं कहां से कैसे रंजन गोगोई को मना ले गए, चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज दिया। ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई। आज तक हमारे किसी न्यायाधीश ने इस तरीके का व्यवहार नहीं किया था। और हम अपने चीफ जस्टिस का जो पद है, उस पद में आधी राज्यसभा के सदस्य भी छोटे लगते हैं उस एक पद के लिए। नहीं, अब वो उनका व्यक्तिगत चॉइस था और हमारे संविधान में ऑप्शन है किसके लिए? हाँ, इस पदों के लिए, वो चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो, ये राज्यसभा सदस्य सरकार मनोनीत करके भेज सकती है इनको। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड पद है। कैसा पद है? इलेक्टेड पद है, तो वहां पे ये भेज सकते हैं। राज्यसभा जो सदस्य वो बना पाते हैं, तो वही एक है। और वो तो छोटा है, हम जिस पद पे हैं उस पद से छोटा है, दिखाई पड़ रहा है, तो फिर क्यों जाएंगे? मतलब कुल मिला के हमारे आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को किसी बात का लालच नहीं दिया जा सकता इस वाली लाइन से कि ये अपने पद पे सेवानिवृत्त के पश्चात ये सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होते हैं। तो ये वाली बात इनके लिए काम करती है। 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष ये इनका कार्यकाल होता है। पहले भी अगर ये चाहें तो ये राष्ट्रपति को संबोधित स्वलिखित हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित स्वलिखित हस्ताक्षर सहित। नहीं, पता लगा आपके नाम का कोई रिजाइन लेटर भेज दिया राष्ट्रपति को, दूसरे ने लिख के, नहीं, तो लिखा भी किसके द्वारा जाना चाहिए? आपके द्वारा। साइन भी किसके होने चाहिए? आपके। क्योंकि साइन का मैच करा के ये देखने का प्रयास किया जाता है कि ये त्यागपत्र कहीं कूट चरित्र का तो नहीं है ना, कूट चरित्र का नहीं है। तो राष्ट्रपति को संबोधित स्वलिखित हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र जो है वो दिया जा सकता है किसको? राष्ट्रपति को। मतलब सदस्य अध्यक्ष अपना पद क्या कर सकते हैं? स्वतः छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है इनके ऊपर? दूसरा, इनको इनके कार्यकाल से पहले हटाया भी जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं
एवं असमर्थता के आधार पर, कदाचार मतलब मिसबिहेव, इनकैपेबिलिटी, कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, असमर्थता के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, हाँ, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मतलब आप काम करने में सक्षम ना हो। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक उम्र के बाद बुढ़े सठिया जाते हैं। नहीं, अक्सर बुजुर्गों से हम बड़ी परिपक्व बात समझते हैं ना, उनसे बड़े अच्छे व्यवहार की कामना करते हैं, लेकिन एक आध बार देखा जाता है कि मतलब जबरदस्ती कुतर कर रहे होते हैं बुजुर्ग लोग, तो आदमी क्या कहता है कि उम्र ज्यादा हो गई है इसलिए सठिया गया है। तो न्यायाधीशों के साथ भी हो सकता है ऐसा कि बढ़ती उम्र के साथ मार्कंडे काटजू हो जाए। नाम सुना है? नहीं सुना है। अब चूंकि व्यक्तिगत विचार तो ये दे नहीं सकते न्यायाधीश पद पे रहते हुए, और जब न्यायाधीश पद से रिटायर होते हैं तब अजीब खुरापाती विचार इनके बाहर आते हैं। तो हो सकता है कि अब जो उनका निर्णय लेने की क्षमता है अब वो ठीक से न रह गई हो, तथ्यों को, चीजों को याद कम रख पाते हो, एनालिसिस कम कर पाते हो, और इस बात का दो चार प्रूफ हो, तो लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने वाहियात निर्णय दे दिए जिसमें इन्होंने तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया या एनालिसिस में चार पांच पक्ष छोड़ दिए। तो वहां से ये तय होता है कि अब आपकी उम्र हो गई है और इस उम्र में अब आप काम करने के लायक नहीं है, या आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब आप इस काम के लिए आप क्या हो गए हैं, असमर्थ हो गए हैं। तो इस दो ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर लेकिन हम मानेंगे नहीं, न्यायाधीश मान नहीं रहा। न्यायाधीश से कहा जा रहा है कि भाई अब आप असमर्थ हो त्यागपत्र दे दो, लेकिन न्यायाधीश कह रहा है नहीं हम ठीक है, हम फिट है, और उनको लगता है कि ये फिट नहीं कैसा है, अनफिट है। तो ऐसे में फिर उसके प्रति क्या लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू किया जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, ये भी यहाँ पर प्रावधान है। ठीक, ये जो प्रावधान महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाने का है, ये हमारे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, सदस्यों को मजबूती प्रदान करता है कि वो निष्पक्ष रूप से अपना काम कर पाए, क्योंकि उन्हें हटाए जाने का डर नहीं सताता कि वो अपना काम अगर निष्पक्ष करेंगे तो उन्हें हटा दोगे। कोई काम अपना अगर ईमानदारी से करेगा तो उसको हटा दोगे नहीं ना, और हटा देते तब जब हटाने का पावर किसी एक व्यक्ति के पास होता। यहाँ तो एक व्यक्ति के पास नहीं, एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में क्या कहोगे कि इस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम किया इसलिए हटा दिए। वोटिंग होगी फिर ना, वो भी कितनी, 2/3 मेजोरिटी, विशेष बहुमत से पारित होगा प्रस्ताव। संभव है कि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से इन्हें हटा दे? नहीं। तो जब हमें इस बात का पता होता है कि हमें सामान्य रूप से कोई बिना मतलब का आक्षेप लगा के नहीं हटा सकता, तो हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्पक्षता के साथ क्या होता है, करते हैं। हम किसी के प्रसाद पर्यंत नहीं है। ये वाली बात यहाँ पे मजबूती प्रदान करती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। तो कार्यकाल देख लिया, वेतन वगैरह देख लिया जाए। वेतन भत्ता, वेतन भत्ता, ठीक है, वेतन भत्ता अगर देख लिया जाए तो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो पेंशन होती हैं, सब भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वेतन भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। क्या फायदे होते हैं संचित निधि पे भारित होने का?
क्या फायदे होते संचित निधि पे भारित होने का? संचित निधि पे भारित होने का फायदा ये होता है कि इनके वेतन पर किसी प्रकार का कोई बहस नहीं होती। आप जानते हैं कि जब भी कोई पैसा संचित निधि से निकाला जाता है तो संचित निधि से 1 रुपया भी निकालना है तो उसके लिए क्या बनता है? कानून। उसके लिए बिल लाना होता है। कौन सा बिल आता है? मनी बिल। संसद से 1 रुपया भी निकालना हो तो उसके लिए आपको धन विधेयक लाना होगा। विधेयक का नेचर क्या है कि आप पैसा निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो, और उसमें पूरी सदन बैठेगी। कुछ लोग तो कटौती प्रस्ताव लेके आएंगे, ज्यादा निकाल रहे हो, कम निकाल रहे हो, बहस होगी, चर्चा होगी, वोटिंग होगी, पास होगा, तब जाके अब बताओ। यहाँ सैलरी देनी इनकी और वहां बहस हो रही। पता लगा सदन 4-5 दिन के लिए स्थगित हो गया। यहाँ सैलरी 10 को आनी थी, 15 तक आई नहीं। हो सकता है ना, जब विधि बना के ही निकलेगा। तो साफ साफ लिखा गया है कि जब जो वेतन संचित निधि पे डाल दिया गया है, जो पैसे संचित निधि पे डाल दिए गए हैं वेतन के संबंध में, उन पैसों को निकालते समय किसी प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई बहस जिरह नहीं होगी, सीधे पास होगा। तो इसलिए कभी लेट होने की बात नहीं होती है। अन्य सारे पैसे लेट हो जाए, लेकिन संचित निधि पे जिनका पैसा है वो लेट नहीं होता। और हाँ, हाँ पूरे साल के लिए निकाल लेती है। हाँ, हाँ पूरे साल के लिए निकाल लेती है और कोई बहस वहस नहीं होता उस पे। अगर साल में 2 महीना अटका दिया तो 2 महीने रुक सकती है ना। तो ऐसा नहीं होता, उस पे बहस जिरह नहीं होती, न कोई कटौती प्रस्ताव आता है, वो बस पास कर दिया जाता है। दूसरी बात कि सरकार अपने व्यक्तिगत निर्णयों से इनके वेतन में कोई उतार चढ़ाव नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आप और गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सरकार आपके वेतन में उतार चढ़ाव कर सकती है, लेकिन जिनका वेतन संचित निधि पर भारित है उनके वेतन में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। जब इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होगी 360, तभी ही संचित निधि पे भारित वाले लोगों का पैसा कम किया जा सकता है। कब? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो तब, जब आर्टिकल 360 लागू हो तब। लेकिन उसमें भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कम नहीं हो सकता। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी में संवैधानिक पदों पर जो संचित निधि वाले लोग हैं इनका भी वेतन कम किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन कम हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का वेतन कम हो जाएगा, इन सब का कम किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नहीं। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी वेतन किस पे भारित है? संचित निधि पे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कम क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि राष्ट्रपति हैं वो। कोई तर्क है? हा? राष्ट्र के मुखिया हैं तो उनका वेतन कम नहीं किया है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि त्याग सबसे पहले किसको दिखाना चाहिए? मुखिया को। जब मुखिया त्याग दिखाएगा तब तो जनता त्याग दिखाएगी। देखिए मोदी जी को, मोदी जी ने त्याग दिखाया, घर परिवार छोड़ दिया। अब मोदी जी जिसको कहें, हर कोई मोदी जी के पीछे घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार है। नहीं, मोदी जी ने कहा कि हम फकीर हैं, झोला उठाएंगे, निकल जाएंगे। एक एक युवा कहता है सर आप निकलो बस, हम भी उठा लेंगे, आदर्श हो हमारे यहाँ। फिर मोदी जी सूट पहन लेते हैं 1 लाख का, फिर युवा कहता है साहब हमको भी दो, है ना, हमको भी दो फिर। तो हमारा जो मुखिया है, आपका तर्क ये था कि राष्ट्रपति का वेतन इसलिए नहीं कम किया जा सकता क्योंकि हमारा मुखिया। चलो, इस बात से तो सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मुखिया त्याग नहीं करेगा तो लोग अपना वेतन क्यों छोड़ेंगे? और कुछ बताओ। नहीं नहीं, पहले वो बताओ, बाद में अपना पूछना जो हम पूछ रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों कम नहीं किया जाता? तो बाकी सबके आयकर से मुक्त होते हैं, जो संचित निधि पे भारित होते हैं लगभग आयकर से मुक्त होते हैं। हाँ, हमको भी नहीं आ रहा। चलो,
हाँ, देखो ये जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, असल में ये हमारे संवैधानिक मुखिया, क्या संवैधानिक मुखिया, और इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है ना। ये किसी भी रूप में किसी अन्य कार्य को नहीं करते, है ना। दूसरा, ये हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग अपने बुजुर्गों से काम कराते हैं। बुजुर्गों को कहते हैं कि आप भाई राज करो, जो समस्या होगी हम झेल लेंगे, बस आप बढ़िया से रहो। तो ये हमारे प्रथम नागरिक, द्वितीय नागरिक हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, काम कर नहीं सकते। जीवन के उत्तरार्ध में तो इनको हमने राज करने के लिए बैठाया भी हुआ है और बताया भी हुआ है कि आपको कुछ नहीं करना है, सारे काम आपके नाम पे और लोग कर रहे हैं। तो सबके पास कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होंगी, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं होंगी। दूसरा, अगर इनके वेतन भत्ते को हम कम कर देंगे तो हम अपमान कर लेंगे अपने लोगों का, अपनी प्रासंगिकता खत्म कर देंगे। कैसा बेटा है बाप को इस वृद्धावस्था में अगर काम करना पड़े तो हम इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं कि हम तकलीफ झेल लेंगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। तीसरी बात, ये राजा हैं, ये हमारी शान है, हमारे गौरव है, उनको किसी भी तरीके से हम झुकने नहीं देंगे। इंग्लैंड में देखो राजा, काम है कोई राजा के पास? भौकाल देखो उनका। तो हमने भी अपने राष्ट्रपति को क्या बनाया है? राजा बनाया है। हमने अपने राष्ट्रपति के लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? महामहिम नहीं, छोटे मोटे शब्द कहते हैं। राष्ट्रपति महोदय कहता कोई राष्ट्रपति महोदय नहीं, महामहिम। तो बिल्कुल राज करने के लिए बैठाए हैं, तो हम चाहे जितना श्रम कर लें, आपको राज करते रहना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन हम इस कुछ कारणों से बिल्कुल कमी नहीं करते और इनसे हम काम लेना भी नहीं चाहते, और इनका सम्मान बना है तो हमारा सम्मान बना है। इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता। देखा राष्ट्रपति भवन आप लोगों ने? नहीं देखा? देखने की इच्छा है इच्छा देखने की? कब देखोगे? जाओ दिल्ली। लेकिन राष्ट्रपति भवन देखने के बाद ये न पूछने आना कि सर मायावती ने बनवाया था क्या, है ना। मेरे में जब मैं पहली बार गया था तो मुझे भी लगा कि मायावती मतलब कमाल की है, अपना उत्तर प्रदेश तो सजाया सजाया, दिल्ली में भी राष्ट्रपति भवन बनवा दिया। फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल आया कि हो सकता है राष्ट्रपति भवन न बनवाया हो, केवल हाथी लगा दिया हो बाहर। बाद में फिर हमने राष्ट्रपति भवन का पूरा जब विकिपीडिया में पढ़ा, तब पता लगा हाथी तो पहले से। फिर हमें लगा कि फिर यहाँ वाली हाथी खराब कैसे, राष्ट्रपति भवन वाली हाथी ठीक है, यहाँ पार्क के सामने जो हाथी लगी है वो खराब कैसे? नहीं, अलग हाथी थी क्या ये? सेम हाथी डिट्टो, क्योंकि यहाँ देख के गए थे हाथी, तो वही पत्थर, वही रंग, वही कलर। तो हमारे यहाँ हाथी जो है वो बड़ा शुभ माना जाता है ना। हाँ, समृद्धि का कि किसका? समृद्धि का प्रतीक है ना, शुभ का प्रतीक है। हमारे विवाह शादियों में हाथी लाए जाते थे, युद्धों में हाथी सलामी देते थे आगे। हाँ, हाथी छपा होता है। तो बढ़िया काम किया गया था। लेकिन आपका बढ़िया काम आपका कब खराब काम हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं हाथियों ने मायावती को ले डूबा, पूरी राजनीति खत्म हो गई मायावती की हाथी के चक्कर में। अब पूरा राष्ट्रपति भवन सुशोभित है किससे? हाथियों से। तो एक सवाल मत पूछना आके, राष्ट्रपति भवन में ये हाथी मायावती तो नहीं लगाया, नहीं, मायावती ने हाथी लगाया ग्रेटर नोएडा तक, उसके बाद सीमा शुरू हो जाती है दिल्ली टेरिटरी की, और दिल्ली टेरिटरी में मायावती हाथी लगाने नहीं जाएंगी। लेकिन हाथी है
और इधर से पहले उधर आती है। ठीक, चल तो वेतन भत्ते की बात कर लें तो सब संचित निधि पे भारी थे, और इनका वेतन जो सुविधाएं हैं वो इनके सेवा के दौरान किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता। यानी एक बात नोट कर लीजिए, इनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते इनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 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 ठीक है, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो तरीके की बातें होती हैं हटाने की, कभी पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी भी सदस्य के लिए कोई निर्योग्यता आ गई है, अयोग्यता आ गई है, अगर इस तरीके का कोई प्रश्न होता है तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की एक कमेटी होती है, वो कमेटी जांच करती है और जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है राष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति को बताती है कि सही है या गलत है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के उस सलाह या निर्णय पे आदेश देता है। अगर कोई निर्योग्यता अयोग्यता आ गई है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्योग्य हो गया है, ये डिसएलिजिबल हो गया है, तो उसे राष्ट्रपति हटा देगा। यह महाभियोग की बात नहीं आएगी। लेकिन जहां पे मिसबिहेव या इनकैपेबिलिटी की बात होगी वहां प्रोसेस कौन सा होगा, वही वाला होगा। ठीक, लेकिन सब जगह वही प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे न्यायाधीशों के भी संबंध में, न्यायाधीशों को भी सामान्यतः हटाने की प्रक्रिया क्या है, इम्पीचमेंट टाइप। लेकिन अगर किसी न्यायाधीश को किसी बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया है ना, किसी बैंक ने किसी न्यायाधीश को दिवालिया, बैंक करप्ट घोषित कर दिया, तो अगर वो बैंक करप्ट हो गया है तो उसके लिए फिर सर्वोच्च न्यायालय, और वो बताएगी किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या कर देगा, हटा देगा। तो दूसरी प्रक्रिया भी होती है। तो कभी कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आपको लगता है सर इम्पीचमेंट तो आया नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आई, उसने सलाह दिया किसको, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने हटा दिया। तो वो दूसरी बात है, और जो आधार है हटाने के उस टाइप से मिसबिहेव और उसका, वो दूसरी बात है। ठीक, चल इनके कार्य लिख लेती है। इनके कार्य, सबसे पहले तो एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सलाहकारी निकाय है। ठीक है ना, मतलब बाध्यकारी नहीं है। ये जो भी सलाह दे दे संसद को, सरकार को, सरकार उसको मान लेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन बताएंगे कि अन्य सलाहकारी संगठनों से ये भिन्न कैसे। सलाहकारी लिख दिया तो हल्का लगने लगा ना, जबकि हम तो बड़ा भारी मजबूत मानते हैं। लेकिन सलाहकारी लिख देने से ये उन सलाहकारी निकायों जैसा नहीं हो गया जैसा अन्य है। इसकी जो बात है वो थोड़ी अलग है। कैसे अभी बात करेंगे। सबसे पहले कार्य लिख लीजिए। ये सरकार में, संघ सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। संघ सरकार में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करती है। ठीक, लोक सेवकों के लिए भर्ती स्थानांतरण, लोक सेवकों के लिए भर्ती स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामले, पदोन्नति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामले,
कानूनी खर्च, पेंशन आदि के बारे में सलाह देती है। सरकार को सलाह देती है, ध्यान रखिएगा, आदि के बारे में सलाह देती है, आदि के बारे में सलाह देती है। ठीक, आदि के बारे में सलाह देती है मतलब जो लोक सेवा के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति का प्रावधान कैसा होगा ये बताती है। उनकी जो पदोन्नति है ना, उसके लिए भी ये एक व्यवस्था बनाती है। अगर कोई जो लोक सेवक है वो कहीं पर कार्यरत है, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है, आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे लोग एसपी पे मुकदमा ठोकाते हैं, डीएम पे मुकदमा कर देते हैं। अब बताओ, डीएम पे मुकदमा कर दिया, डीएम फिर डीएम गिरी करेगा कि मुकदमा लड़ेगा? और डीएम अगर मुकदमा लड़ने लगे तो जो पैसा खर्च होगा मुकदमे में वो कहां से जाएगा? सैलरी से नहीं। तो जो ऐसे लोक सेवक हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा होता है तो उस मुकदमे का जो खर्च है और उस मुकदमे में जो सहयोग है वो कैसे होगा, उस पर ये सलाह देती। स्थानांतरण, ट्रांसफर कैसे होगा, उस पर ये सलाह देती। तो लगभग चीजों से संबंधित बातों पर ये सलाह देती है। और लिख लीजिए, संसद द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन करती है। संसद द्वारा दिए गए कार्यों का निष्पादन करती है। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति को सौंपती है। वार्षिक प्रतिवेदन ये एवरी ईयर करती है। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अगला, किसी राज्य के द्वारा सिफारिश किए जाने पर, किसी राज्य के द्वारा सिफारिश किए जाने पर उसके लिए परीक्षा का आयोजन करती है। उसके लिए परीक्षा का आयोजन करती है। दो या दो से अधिक राज्य, अगला, दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य यदि संयुक्त लोक सेवा के लिए सिफारिश करें, दो या दो से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्य यदि संयुक्त लोक सेवा के लिए आग्रह करें तो उनकी योजना तैयार करने में मदद करती है। उनकी योजना तैयार करने में मदद करती है। उनकी योजना तैयार करने में मदद करती है। मदद करती है। मदद करती है। ठीक है, ये तो इसका काम है। इसकी सीमा क्या है, सीमाएं भी लिख लो। केंद्रीय सेवाओं में दिए जाने वाले आरक्षण पर, आयोग कोई निर्णय नहीं करता। आयोग कोई निर्णय नहीं करता। ठीक है, ये किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। जो रिजर्वेशन वाली बात होती है इस पे आयोग कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कहते हैं ना कि आयोग में देखो इतना रिजर्वेशन ये है वो है, इस पे आप किस पे नहीं लगा सकते? आयोग पे, क्योंकि आयोग के हाथ में रिजर्वेशन संबंधी जो बात है, आरक्षण संबंधी जो बात है, वो इनके हाथ में नहीं। पहले भी हमने क्या कहा था कि ये एक सलाहकारी निकाय, मतलब इसकी सलाह को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं। नोट करिए दूसरी लाइन से,
सीमा हो गई, उतनी सीमा थी। दूसरी लाइन से नोट करिए, यद्यपि यद्यपि लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सरकार बाध्य नहीं है, किंतु सरकार बाध्य नहीं है, किंतु जब कभी संघ लोक सेवा आयोग किंतु जब कभी संघ लोक सेवा आयोग किंतु जब कभी संघ लोक सेवा आयोग कोई सलाह संसद को उपलब्ध कराती है या सरकार को उपलब्ध कराती है, कोई सलाह सरकार को उपलब्ध कराती है, सरकार को उपलब्ध कराती है, और यदि सरकार उसे नहीं मानती है, और यदि सरकार उसे नहीं मानती है, तो सरकार को न मानने के कारणों को स्पष्ट करना होता है, सरकार को न मानने के कारणों को स्पष्ट करना होता है, सरकार को न मानने के कारणों को स्पष्ट करना होता है, न मानने के कारणों को स्पष्ट करना होता है, स्पष्ट करना होता है। मतलब अगर संघ लोक सेवा आयोग ने किसी बात को कहा और सरकार मानने को नहीं तैयार है, तो उस पर विचार होगा ना, कहाँ, संसद में। और अगर संसद में विचार होता है, जो सदन उसे रिजेक्ट करता है उसे उस कारणों का उल्लेख किया जाता है कि इन इन कारणों से हम इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी जो सिफारिश करी है वो बहुत सोच समझ के करा है। मतलब सरकार मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती, कहने को तो सलाहकारी है, लेकिन इनकी सलाह एक्चुअल में बाध्यकारी है। मतलब अगर आप नहीं मानना चाहते तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं मान रहे हो। आप कुतर्क नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि सरकार बस नहीं चाहती है या सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके की बात करके आप टाल नहीं सकते। आपको स्पष्ट कारण बताना होगा कि इन इन कारणों से आपकी सिफारिश नहीं मानी जा रही। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये सलाहकारी तो नहीं दिख रहा। कैसा दिख रहा? बाध्यकारी दिख रहा है। सरकार के रहमो करम पर इनकी सलाह ठुकराई नहीं जा सकती। ये सरकार के रहमो करम पे नहीं जी रहे, बल्कि इनको जो उचित लगेगा, अगर उस बात की मांग करते हैं तो एक प्रॉपर लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा उसे न मानने का, अन्यथा इनकी बात को मानना पड़ेगा। ठीक, तो ये था आपका संघ लोक सेवा आयोग। आपने काम देख लिया, बाकी चीजें देख ली। राज्य लोक सेवा आयोग भी आप लोग जानते हैं और लगभग वही सारी चीजें हैं, इसको अलग से पढ़ेंगे नहीं। एक बात आपने राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में जान ली है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये भी एक संवैधानिक निकाय है। इसकी भी संरचना, इसका भी गठन किसके कानूनों के अनुरूप हुआ है? संसद के कानूनों के अनुरूप हुआ है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने ये भी बात जान ली कि इनका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ये राज्य के जो भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए एक स्वायत्त निकाय है। ठीक, इनमें भी वही नियुक्ति के लिए योग्यता स्पष्ट इनमें भी नहीं है, और इनमें भी जो राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले लोग हैं, आधे से अधिक संख्या किसकी होनी चाहिए? उन्हीं की होनी चाहिए। इसके अध्यक्ष राज्य लोक सेवा के सदस्य भी हो सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो राज्य लोक सेवा का सदस्य नहीं बन सकता। केवल बनेगा तो क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा, अन्यथा सदस्य नहीं बन पाएगा। ये वाली बात छूट गई हो तो आपको मैं बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या राज्य लोक सेवा का अध्यक्ष बन सकता है, और जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो किसी भी पद पे जाने के लिए योग्य नहीं होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को अध्यक्ष बनने का अधिकार है, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने का अधिकार है। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी है और अध्यक्ष से वो रिटायर होता है तो संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है। तो यहाँ तक इसका जो प्रावधान है ये है, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। वैसे भी आप खुद को ही उस जगह रख लेना, फिर आप देखना
कि आप 12वीं कक्षा पढ़ने के बाद 10वीं कक्षा पढ़ोगे? जब भी 12वीं पढ़ लिया तो आगे ग्रेजुएशन ही करोगे कि दोबारा से नीचे जाओगे? तो ऐसा ही इनके साथ है, नीचे ये नहीं आते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में लगभग बातें सेम है। संयुक्त लोक सेवा आयोग नोट कर लो, संयुक्त लोक सेवा आयोग नोट कर लो, संयुक्त लोक सेवा आयोग लिख लीजिए। ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित होता है, गठित होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित होता है। इसका गठन संसद करती है, फटाफट कर लीजिए। इसका गठन संसद करती है, इसका गठन संसद करती है। अतः यह एक सांविधानिक निकाय है, अतः यह एक सांविधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है या सांविधानिक निकाय है। सांविधानिक सांविधिक एक ही बात है, स्टचरी स्टचरी। संवैधानिक अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक, सांविधानिक या सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। चले, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसके सदस्यों की इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो है। ठीक, ये काम किसके लिए करते हैं? राज्यों के लिए, है ना। नियुक्ति कौन देगा? जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन दे रहा था? राज्यपाल। लेकिन एक से अधिक बात आ गई राज्यों की, तो भाई दोनों राज्यपाल लड़ाई कर लेंगे, इसलिए ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक, नोट कर लीजिए, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, गुवाहाटी लोक सेवा आयोग, गुवाहाटी एकमात्र संयुक्त लोक सेवा आयोग है, गुवाहाटी एकमात्र संयुक्त लोक सेवा आयोग है, एकमात्र संयुक्त लोक सेवा आयोग है। ठीक, एकमात्र संयुक्त लोक सेवा आयोग है। चलिए, अगला जो हेडिंग थी वो नोट कर लीजिएगा, वित्त आयोग। संवैधानिक निकाय के अंतर्गत किसे पढ़ेंगे? वित्त आयोग। किसे किसे पढ़ना है वो भी लिख लो हम लोग। वित्त आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय परिषद पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय परिषद पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय परिषद पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पढ़ेंगे। ठीक, बस इतना ही पढ़ेंगे संवैधानिक आयोगों में। ठीक, इसके बाद ज्यादा आयोग पढ़ेंगे गैर संवैधानिक आयोग, जैसे मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, है ना। इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, नीति आयोग, ये सब पढ़ेंगे हम लोग गैर संवैधानिक निकाय में। ठीक, एक प्रश्न नोट कर लीजिए, एक प्रश्न नोट कर लीजिए। संवैधानिक निकायों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, संवैधानिक निकायों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, अर्थ को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित, अर्थ को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, उदाहरण सहित इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, रेखांकित कीजिए। ठीक है,
ये पहला प्रश्न है जो अभी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पास उदाहरण केवल एक ही होगा, आपने पूरा पढ़ा नहीं। दूसरा प्रश्न लिखिए जो आपसे बन पाएगा पढ़ने के बाद। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। इस अर्थ में, इस अर्थ में इसके कार्य, इस अर्थ में इसके कार्य तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके कार्य तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसके कार्य तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये वाला बन सकता है क्योंकि ये वाला आपने पूरा पढ़ लिया है। बस इसमें जो पहली बात है वो प्रश्न नहीं है। पहली बात क्या है? संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये प्रश्न नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अक्सर यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है, पहली 2 लाइन आपको बता रहा होता है और आप क्या सोच रहे होते हो कि ये प्रश्न है, फिर उसी के चक्कर में जो नीचे प्रश्न रहता है छोटा सा वो भूल जाते हो, फिर सारा शब्द कहाँ खर्च कर देते हो? जो बता रहा होता उसी पे, और फिर जो असल में प्रश्न होता है उस पर खर्च करते हो एक पैराग्राफ। फिर नंबर आपको कितने पैराग्राफ का मिलता है? एक पैराग्राफ का। फिर आप सोचते हो कि लिखा तो सब था, इतना घटिया नंबर तो नहीं मिल सकता। पता लगा कि आप यूपीएससी का मेंस का पेपर दे के सेकंड आए, 250 नंबर का था और आपको नंबर मिल गए 32। नहीं, कितने नंबर मिले? 32। अब आप क्या सोच रहे हो कि इतना घटिया तो नहीं लिखा था, मैंने किया तो सब था, 32 की उम्मीद नहीं थी, कम से कम 70-80 तो आने चाहिए थे। 32 क्यों मिल गया? क्योंकि आपने जो आपको बताया जा रहा है उसको भी आप क्या मान बैठते हो? प्रश्न। अब अभी क्या आप सिद्ध करना शुरू कर दोगे कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है? पहले तो इसी को सिद्ध करोगे। इसको सिद्ध करना है, ये तो बता दिया गया। आपसे कहा जा रहा है कि जो ये संवैधानिक निकाय है इसके कार्यों को बताइए। तो आपके पास 2 ही उत्तर लिखने हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, दूसरा उसकी महत्ता। महत्ता में क्या लिखेंगे? जैसे हमें एक निष्पक्ष भर्ती प्रणाली की आवश्यकता है, कौन उपलब्ध करा रहा है ना? किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, एक मजबूत ऐसी हो जो आपकी योग्यताओं को महत्व दिला सके। तो ये योग्यता को महत्व दिलाता नहीं दिलाता? दिलाता। तो ये सारी चीजें जो है महत्ता में लिखेंगे। चीजों को आपको अपने से करना है और आपका उत्तर देख के ये डिसाइड होगा कि आप उसको ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। जो गलतियां होंगी वो सुधारेंगे। तो उत्तर आप लिख के हमें दिखा सकते हैं कल। उदाहरण में क्या, अभी हमने कहा ना, अभी पढ़ लोगे तब उदाहरण में बता पाओगे। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के 1-2 काम है जो उदाहरण में हम गिना सकते हैं। महत्व बताना है ना उदाहरण सहित। संघ लोक सेवा आयोग का महत्व है कि नहीं? आपके लिए महत्व है तो संघ लोक सेवा आयोग उदाहरण है ना। किसमें? संवैधानिक निकाय में। ऐसे ही आज निर्वाचन आयोग आपके लिए उदाहरण है कि नहीं? संवैधानिक आयोगों में निर्वाचन आयोग ने आज भारत में निष्पक्ष चुनाव का माहौल बना दिया कि नहीं बना दिया? तो वो उन बातों को आपको ध्यान में देना है। आज निर्वाचन आयोग अपने स्वविवेक से आचार संहिता बनाता नहीं बनाता है? आज प्रत्येक सांसद विधायक को अपनी संपत्ति उजागर करनी होती नहीं होती? और उजागर न करेंगे तब? आज चुनाव खर्च में लिमिटेशन हो सके उसके लिए चुनाव का खर्चा की लिमिट लगाता नहीं लगाता? लगाता। तो ये सारी चीजें तो आप निर्वाचन आयोग को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करोगे, संघ लोक सेवा आयोग को एक उदाहरण के रूप में आप प्रस्तुत करोगे। ठीक, ये तब कर पाओगे जब आप संवैधानिक निकाय पढ़ लोगे। अभी आपने एक संवैधानिक निकाय पढ़ा है, संघ लोक सेवा आयोग। तो मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर आप तब लिख पाओगे जब बाकी भी पढ़ लोगे, तब उदाहरण आपको मिलेगा। अभी जो प्रश्न करना है वो दूसरा वाला है जो मैंने संघ लोक सेवा आयोग से लिखाया। 250 वर्ड्स लिखो या 200 वर्ड्स लिखो, 200 शब्दों